पराक्रम दिवस पर मुल्क कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में वजीर आजम मोदी और लोकसभा स्पीकर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने नेताजी को पेश किया खराज अकीदत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर आज मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस तकरीब में होंगे शामिल। लाल किले के अहाते में 31 जनवरी तक मुल्क की मालामाल विरासत की होगी नुमाइश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याफ्ता बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 बहादुर बच्चों को किया था सरफराज। आम लोगों के लिए खुला राम मंदिर। दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों का हुजूम। 4000 संतों का ग्रुप भी पहुंचा अयोध्या धाम। भीड़ को काबू करने के लिए मंदिर के बाहर सलामती एहलकार तैनात। वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फॉरेंसिक और अप्लाइड फॉरेंसिक पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा भारत का निज़ाम इंसाफ दुनिया का सबसे जदीद निज़ाम इंसाफ होगा। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को ईडी का एक और सम्मन। ईडी ने जमीन घपला मामले में सोरेन को 27 से 31 जनवरी तक पेश होने को कहा। और शुमाली भारत में सर्द लहर और कोहरे का सितम जारी। महकमा मौसमियात ने कहा अगले 3 रोज तक नहीं मिलेगी शदीद सर्दी से राहत। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें चल रही हैं ताखिर से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों में नजर डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वें यौम पैदाइश के मौके पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गुलहाए अकीदत नजर किए। पराक्रम दिवस के मौके पर वजीर आजम ने लोगों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर हम उनकी जिंदगी और अज़्म को सलाम करते हैं। हमारे मुल्क की आज़ादी के तई उनका गैर मुतज़लज़िल अज़्म व हौसला बाइस तहरीक है। वजीर आजम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मबनी एक वीडियो भी शेयर किया है। जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां यौम पैदाइश है। मुल्क इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी को गुलहाए अकीदत नजर किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया ने लिखा, नेताजी ने भारत की आज़ादी के मकसद के लिए गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा किया। उनकी बेमिसाल हिम्मत और करिश्माती शख्सियत ने भारतीयों को नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ बेखौफ होकर लड़ने की तरकीब दी। उनकी मुतहरिक शख्सियत का हमारी जद्दोजहद आज़ादी पर गहरा असर था।
हमारे मुल्क के लोग हमेशा नेताजी को शुक्रिया के साथ याद रखेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। नायब सदर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि निडर रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर याद करता हूं। उनके यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के तई उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा और अटूट वाबस्तगी हम सबको मुतासिर करती रहती है। आज़ादी के लिए नेताजी की अपील, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ताकतवर अल्फाज से हमें जो तारीख में आज़ादी की शेर की पुकार के तौर पर गूंजता है। यह दिन भारत को सरबलंद और मुत्तहिद रखने, खुशहाली और आज़ाद भारत की सिमत में जदोजहद करने की याद दिलाता है। हर साल की तरह इस साल भी नेताजी के यौम पैदाइश पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लाल किले के अहाते में मुनक्किद होने वाले पराक्रम दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। पराक्रम दिवस आज से 31 जनवरी तक 9 दिन तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज इस प्रोग्राम के दौरान भारत पर्व का भी आगाज करेंगे, जिसमें यौम जमहूरिया की झांकियां और सकाफती मुजाहरे के साथ मुल्क के भरपूर तनव्वु को दिखाया जाएगा। इसमें 26 वजारतों और महकमों की कोशिशें शामिल होंगी। इसमें शहरियों पर मबनी पहलू को उजागर किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल मुख्तलिफ सियाहती मकामात को नुमाया और उजागर किया जाएगा। वजारत सखाफत के मुताबिक लाल किले को पर्व जंक्शन मैपिंग के जरिए कैनवस में तब्दील किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज़ाद हिंद फौज के जंगजुओं को भी एजाज से नवाजा जाएगा। वजारत ने कहा कि ज़ायरीन को आसार कदीमा, वर्कशॉप्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का तजुर्बा हासिल होगा। तकरीब में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आधी रात से ही दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा है। मंदिर के दरवाजे खुलते ही लोग भगवान के दर्शन के लिए बेताब हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। भगवान श्री राम के शहर में चारों तरफ जाफरानी झंडे लहरा रहे हैं। लोग मुकद्दस सरजू नदी में डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। तकरीबन 500 सालों के इंतजार के बाद नौ तामीर शुदा अजीमुश्शान राम जन्मभूमि में कल दोपहर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुनक्किद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के बाद आज पहली सुबह श्री राम जन्मभूमि के गिर्द कदम रखने की कोई जगह नहीं है। यूँ लगता है जैसे अकीदत और यकीन का संगम है। पहली शिफ्ट में सुबह 11:30 बजे तक दर्शन मुमकिन हो सकेगा। इसके बाद दूसरी शिफ्ट का वक्त दोपहर 2 बजे से 6:30 बजे तक मुकर्रर किया गया है। अकीदतमंदों की तादाद बढ़ने के साथ ही दर्शन के दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कैटामरीन बोट के भी आज शाम तक यहां पहुंचने का इम्कान है। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी सफ़ीर ने अबू ज़हबी में तामीर होने वाले BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। इस दौरान सफ़ीर ने मंदिर के तामीराती काम की पेशरफ्त देखी। मंदिर के तामीर का काम अब मुकम्मल होने के करीब है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से नवाजे गए 19 गैर मामूली सलाहियत के हामिल बच्चों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज इन बहादुर बच्चों से बातचीत करेंगे। अवार्ड याफ्ता बहादुर बच्चे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेंगे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में इन बहादुर बच्चों को एजाज से नवाजा। अवार्ड याफ्ता बच्चों को मुल्क के तमाम खित्तों से आर्ट और कल्चर, बहादुरी, इख्तरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबों में उनकी कामयाबियों पर मुंतखब किया गया। अवार्ड याफ्तागान में 2 आकांक्षी अजला समेत 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नेशनल बाल पुरस्कार अवार्ड 2024 को 6 जुमरों में पेश किया। 7 फन और सखाफत के लिए, 1 बहादुरी के लिए, 1 इख्तरा के लिए, 1 साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, 4 समाजी खिदमत के लिए और 5 खेलों के लिए। इस साल यौम जमहूरिया के फ्लाई पास्ट में भारतीय फिजाइया के 46 तैयारे हिस्सा लेंगे। इनमें 29 जंगी तैयारे, 7 ट्रांसपोर्ट तैयारे, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज तैयारा शामिल है। ये तमाम तैयारे 6 मुख्तलिफ अड्डों से परवाज करेंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग की जा रही है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इधर गुरुग्राम में जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर शदीद ट्रैफिक जाम देखा गया। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 10 साल में वो काम कर दिखाया है जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर सकी। पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारी ये रहती है कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए, वंचितों को और लाभ मिल पाए और जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाए। आज सोशल मीडिया या आईटी के युग में आईटी और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आईटी, सोशल मीडिया के, वो अपनी भूमिका निभाकर जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुँचाएंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी मुल्क का एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने आज तक अपने नजरियात को तब्दील नहीं किया। रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। लेकिन एक बात तो साथ में सिद्ध होती है, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेके आज तक संभाल के भी रखा, आगे भी बढ़ाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग कहते थे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। हमने राम मंदिर बनाया भी, भव्य समारोह कराया भी। और मैं कहना चाहता हूँ, धारा 370-35 से हो, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो या राम मंदिर हो, ये सारे विषय जो भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा के समय, जो विचारधारा इनके पार्टी के जन्म से लेके अब तक उसको जिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप अवार्ड का ऐलान किया। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम की पहल से भारतीय इदारों और दुनिया के बेहतरीन इदारों के दरमियान तालीमी और तहकीकी ताउन को आसान बनाने के लिए इस मंसूबे की शुरुआत हुई थी। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि बैरून मुल्क मुकीम भारत निजात लोगों ने यहाँ इस फेलोशिप का फ़ायदा उठाया है। नतीजा ये है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा भारत की इक़्तिसादी तरक्की के अहम सुतून बन गए हैं। भारतीय मूल के ऐसे वैज्ञानिक दूसरे देशों में जाकर के बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिन देशों में जाकर के वो बस गए, जिन समाज में वो बस गए, वहाँ वो वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, वहाँ अपना योगदान भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जड़ें उनकी हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। जब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये इनिशिएटिव लिया गया वैभव, जिसके अंतर्गत भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के वो वैज्ञानिक जो विश्व के भिन्न भिन्न संस्थानों में किसी न किसी स्तर पर कोई काम कर रहे हैं, शोध का काम कर रहे हैं, 22 वैभव फेलोज़ और 2 डिस्टिंग्विश
फेलोज़ के नामों का ऐलान हुआ और साथ ही साथ अगला इस प्रकार का अगले चरण का जो फेलोशिप कार्यक्रम होगा उसकी भी आज ही सूचना जारी की गई। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के गांधीनगर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की 5वीं बैनुल-अक़वामी और 44वीं ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आईपीसी के नए तब्दील शुदा कवानीन के जरिए बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाएगा और सीआरपीसी और जराइम को रोकने के लिए हुकूमत का अज़्म वाज़ेह है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि पुलिसिंग में आसानी और इंसाफ में आसानी के जरिए 3 नए कवानीन से मुल्क के लोग फायदा हासिल करेंगे। पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। और गुजरात में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के सदर CR पटेल के साथ गांधीनगर लोकसभा इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में वो 2024 की लोकसभा इंतखाबात में कामयाब होंगे। अटूट विश्वास है कि इस बार 2024 में भी गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देकर 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, सामर्थ्य भारत, सक्षम भारत इस ओर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करेंगे उनके नेतृत्व में। और गुजरात हमेशा आगे रहा है, इस बार भी वह नंबर 1 पर रह करके इसमें अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। और ईडी ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को एक बार फिर सम्मन भेजा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ईडी ने पीर को सीएम को एक खत भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान पूछगछ की तारीख तय करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक ईडी सोरेन से अभी मजीद तफ्तीश करना चाहती है। 8वें सम्मन के बाद 20 जनवरी को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सीएम की रिहाइशगाह पर तकरीबन 7 घंटे तक पूछगछ की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का ये नवा सम्मन है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा में बदुनवानी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के तहत आज चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कई मकामात और हिमाचल प्रदेश में एक मुकाम पर छापेमारी की। ये तफ्तीश काले धन की रोकथाम से मुताल्लिक कानून के तहत दर्ज ईडी के एक मामले से मुंसलिक है, जो हुड्डा में 70 करोड़ रुपए के जाली रकम की वापसी से वाबस्ता है। हुड्डा को अब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। हुड्डा के 6 एहलकारों का रोल एजेंसी की जांच के दायरे में है। और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने पार्लियामेंट से मुअत्तल महुआ मोइत्रा के पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाने के मामले में वकील जय आनंद को 25 जनवरी को पूछगछ के लिए बुलाया है। सीबीआई इस मामले में इब्तदाई तहकीकात कर रही है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के खेड़ा में मुस्लिम नौजवानों को सुतून से बांधने और उनकी पिटाई करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को 14 दिन तक कैद किए जाने के हुक्म पर रोक लगा दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में कसूरवार पाए गए 4 पुलिस एहलकारों को 14 दिन की कैद सुनाई थी। इसके खिलाफ मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वजीर आला नीतीश कुमार मंगल को अचानक राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के गवर्नर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के सीनियर लीडर और वजीर विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के साथ थे। राजभवन पहुंचने से पहले वजीर आला नीतीश ने एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की थी। यहां से वो सीधे राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि गवर्नर के साथ वजीर आला की मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं
रही हैं कि नीतीश ने गवर्नर से क्या बात करने के लिए राब्ता किया है। कयास आराइयां की जा रही थी कि नीतीश कुमार नया इत्तेहाद बनाने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन राजभवन के जराये ने ऐसी अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि ये मीटिंग बुनियादी तौर पर 5 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के आगाज में मुनक्किद हुई थी। इससे पहले वजीर आला नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में आजाद हिंद फौज के बानी अजीम मुजाहिदे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह पर मुनक्किद तकरीब में उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए और इसके बाद राजभवन पहुंचे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नाइजीरियन हम मनसब यूसुफ तोकर के साथ भारत और नाइजीरिया के दरमियान मुश्तरका कमीशन की 6ठी मीटिंग की शरीक सदारत की मुलाकात से की और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, बिजली, काबिल तजदीद तवानाई, नकलो हमल, सेहत की देखभाल के शोबे, फिनटेक, ज़राअत और सिक्योरिटी के शोबों में मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के बाद वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक ने अवाम से अवाम के राब्ते, तवानाई, नकलो हरकत और कौंसिल खाने से मुताल्लिक़ मामलों में ताउन समेत मुतादिद शोबों में ताउन को मजबूत करने पर इत्तफाक किया। We will see much more cooperation in the field of green and clean growth. Secondly, Nigeria and India, we both face big health challenges. How do we make medicines, health facilities affordable and accessible? We discussed transportation. How can we work together on transportation, on other forms of energy, on security. On investments on technology of various kinds. We are even looking at how do we use digital technology for cashless payments between our two countries. और अब बात करते हैं सर्दी की। बता दें आपको कि शुमाली भारत में सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4-5 दिनों के दौरान शुमाली भारत में घना कोहरा जारी रहने का खदशा जाहिर किया है, जबकि शुमाली भारत में अगले 3 दिनों के दौरान दिन में ज़्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है, जबकि इसकी शिद्दत में कमी आने की उम्मीद जाहिर की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में सतह समंदर से 12.6 किलोमीटर बुलंदी पर 130 से लेकर 150 की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं और जेट स्ट्रीम की इसी तरह की शिद्दत के अगले 3-4 दिनों के दौरान जारी रहने का इम्कान है। ताज़ा मगरबी डिस्टर्बेंस के ज़ेरे असर जुमेरात से इतवार तक मगरबी हिमालयाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। भारतीय रेलवे के मुताबिक आज सुबह घने कोहरे के बाइस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।